टू वन थिंग इज दैट सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक। आपको एक सही स्टॉक चूज करना है। नाउ एक सही स्टॉक चूज करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक है दो तरीके का एनालिसिस होता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में कि हाउ टू फाइंड ए गुड कंपनी। अभी देखिए मार्केट में बहुत सारा कंपनीज है ना। There are some companies which are very exciting. There are some companies that you know. There are companies that you don't know. Reliance seems to be a very good company. और right now the question is, मैं सीधा जाके मार्केट में जिस भाव में रिलायंस मिल रहा है उसी भाव में क्या? The answer is no, है ना? Having a little bit of problem here as internet बहुत ही unstable है. Can you hear my voice now? Okay, now I think you can hear my voice, right? So now यहाँ पे दो तरीके का एनालिसिस होता है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड आउट कौन सा कंपनी सही है, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि किस प्राइस में हम लोग को खरीदना चाहिए। ओके, नाउ अभी देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में अगेन इसका दो हिस्सा होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब आप डेफिनेटली वो कंपनी खरीदना चाहेंगे जिसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग हो, है कि नहीं, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हो, जिसका सेल्स मार्केट में बिजनेस अच्छा हो, उस तरीके का कंपनी आप खरीदना चाहोगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस शीट्स जो है ना, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसका अलग अलग तरीके का रेशियोज है। मान लीजिए इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कितना है, उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, हर आइटम वो जो बेचता है मार्केट में उसमें उसका प्रॉफिट शेयर कितना होता है, मार्जिन कितना होता है, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग उसको जांच करते हैं। ठीक है, दैट पार्ट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ सेकंड इज, अभी देखिए कोई कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट दे है, नाउ दैट इज नॉट इनफ। कोई भी कंपनी ओनली अगर अच्छा प्रॉफिट देते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके सीधा खरीद लूंगा, है ना। तो एक अच्छा कंपनी का और एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है उसका मैनेजमेंट क्वालिटी। उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है क्या, कितना बढ़िया है, कितने एथिकल है, उसका प्रैक्टिसेस कितना बढ़िया है। तो इसको कहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना। सो ये दोनों का ऊपर बेस करके हम लोग एक स्टॉक चूज करते हैं। That is what is called fundamental analysis. Now, fundamental analysis में और एक तीन हिस्सा होता है, इसको कहता है टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो एक हमेशा देखिए पहला जो हिस्सा होता है ना, इसको कहता है इकोनॉमी एनालिसिस। ओके, इकोनॉमी एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस, राइट, और इकोनॉमिक एनालिसिस। नो, इकोनॉमिक एनालिसिस होता क्या है? अभी देखिए हम लोग का जितना भी हम लोग का बिजनेस हो रहा है, हम लोग का जॉब्स का जो सिक्योरिटी है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर इकोनॉमी, है कि नहीं। अगर इकोनॉमी ही अच्छा नहीं होगा देन डेफिनेटली जो कंपनीज है वो भी अच्छा नहीं करेगा। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगा देन कंपनी जो है वो खुद ब खुद अच्छा करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगेन इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी हमेशा साइकिल में जाते हैं। कभी कभी इकोनॉमी ऊपर जाते हैं और कभी कभी इकोनॉमी नीचे आता है। इसको कहता है इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, इसको कहता है इसको कहता है रिकवरी। जब इकोनॉमी ऊपर से ग्रो होता है, आप देखे होंगे, और उसका बाद क्या होता है, उसका बाद कहता है कॉन्ट्रैक्शन और रिसेशन। ओके, एक होता है रिकवरी और एक होता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं, जो कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है, इसको कहता है रिसेशन। रिसेशन का टाइम पे क्या होता है, इवन जीडीपी जो है ना, हम लोग का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमी, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं। ओके, सो देयरफॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इकोनॉमी को समझ लीजिए। इकोनॉमी कौन सा स्टेज में है, रिकवरी मोड में है और रिसेशन मोड में है। अगर रिसेशन मोड में है तो इसका मतलब कंपनीज अच्छा नहीं करेगा, और अगर कंपनीज इतना अच्छा नहीं करेगा तो इसका मतलब शेयर मार्केट भी ऊपर नहीं बढ़ेगा। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगा
कि हम लोग का जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी दोनों कनेक्टेड है। स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी दोनों कनेक्टेड है। अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, अगर इकोनॉमी नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इकोनॉमी ऊपर जा रहा है और स्टॉक मार्केट कॉन्टिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपका इकोनॉमी नीचे ही नीचे आ रहा है और स्टॉक मार्केट कॉन्टिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा है। सो इसका मतलब इकोनॉमी एंड जो मार्केट है ये दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई देंगे होगा आपको। अभी देखिए यहाँ पे दो साइकिल है। ये जो ब्लू लाइन है ना, इसको कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। आपने सुना होगा इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल में क्या होता है, जब इकोनॉमी एक्सपैंड होता है, इकोनॉमी ग्रो करता है एंड उसका बाद इकोनॉमी पीक में पहुंच जाता है और धीरे धीरे इकोनॉमी रिसेशन में आ जाता है और श्रिंक होने लगते हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमी नीचे आता है, एकदम इकोनॉमी बॉटम में पहुंच जाता है ना। उसका बाद दोबारा रिकवरी चालू हो जाता है, इकोनॉमिक रिकवरी, है ना। और उसका साथ देखिए मार्केट भी उसका साथ ही चल रहा है। इकोनॉमी जब ऊपर जाता है मार्केट ऊपर जाता है, इकोनॉमी जब नीचे आता है तो मार्केट नीचे आता है। नाउ इसीलिए द फर्स्ट थिंग इज आपको पहले इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। अभी देखिए इंडिया में हाल कितना है, कैसा है इकोनॉमिक सिचुएशन। अब आप सुना होगा पूरा वर्ल्ड ओवर अभी इकोनॉमीज का हालत इतना अच्छा नहीं है कि नहीं। यूरोप में, अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमीज है वो रिसेशन में जा रहा है। वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है धीरे धीरे से, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द यूक्रेन एंड रशिया का वॉर का वजह से, है ना। लेकिन अगर आप इंडिया का हालत देखोगे ना, इंडिया का हालत बिल्कुल हटके है। इंडिया इज रिकवरिंग, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल, है ना। तो इसका वजह से इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन इज in fact much better or the best in the whole world today, है ना। इंडिया इज द 5th largest economy already in the world और आने वाले दिनों में इंडिया इज गोइंग टू बी द 6th largest economy। उसका बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल में इंडिया could be the 3rd largest economy in the world। इसका मतलब सबसे ऊपर होगा इधर चाइना और अमेरिका, यूएसए, एंड देन उसका बाद आ जाएगा इंडिया का पोजीशन, राइट। नाउ आप सोचिए अगर हम लोग का इकोनॉमी इतना ग्रो करेगा और हम लोग का जीडीपी इतना बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल मार्केट में रिफ्लेक्ट होना ही है कि नहीं। इंडियन मार्केट तो बढ़ना ही है। सो दैट इज अ रीजन। द फर्स्ट थिंग ऑफ एनालिसिस इज इकोनॉमिक एनालिसिस, है ना। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। नाउ अभी देखिए इकोनॉमिक, अभी देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, ठीक है। आपका इकोनॉमी कैसे रिलेशनशिप है। अभी देखिए, आप देखिए इकोनॉमिक सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट। आज का दिन में आप बहुत देख रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। सबका नजर किस पे है, आरबीआई, राइट, दैट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधा इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है कि नहीं ना। पूरा का पूरा इकोनॉमी टू ए ग्रेट एक्सटेंट यही इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड है ना। अभी देखिए अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, है कि नहीं। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड, जैसे इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करते हैं, इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट किसको इंपैक्ट करते हैं, प्रोडक्शन। जितना ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, है ना। और प्रोडक्शन घटेगा तो इनकम घटेगा, है कि ना। प्रोडक्शन, इकोनॉमी में जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा वो इंपैक्ट करेगा लोगों का इनकम के ऊपर, और जैसे ही इनकम बढ़ेगा और घटेगा वो इंपैक्ट करेगा हम लोग का डिमांड। जो हम लोग हर दिन जाके मार्केट से खरीदता हूँ, फ्रिज खरीदता हूँ, वॉशिंग मशीन खरीदता हूँ, कपड़े खरीदता हूँ, ये चीजें है डिमांड, वो डिमांड का ऊपर इंपैक्ट करेगा। फिर डिमांड इंपैक्ट करेगा प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन इनकम करेगा इनकम को, एंड इनकम, फिर ये एक साइकिल हो गया है। और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और जैसे इनकम बढ़ेगा लोगों का सेविंग्स भी बढ़ेगा, और जैसे इनकम बढ़ेगा मनी सप्लाई भी बढ़ेगा, और जैसे लोगों का इनकम बढ़ेगा वो कहां पे दोबारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है
अफोर्डेबिलिटी बढ़ रहा है, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। नाउ अभी जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा आरबीआई, आपको दोबारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन को कम करना है। और जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, और जैसे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका मतलब इट्स ए ट्यूनिंग। एक आरबीआई का पास एक छोटा सा, हम लोग मालूम है ना रेडियो जब सुनना करते थे एकदम ट्यून करते थे, वैसे आरबीआई कंटिन्यूअसली इकोनॉमी को ट्यून करते रहता है ना। आरबीआई को हमेशा एक पतला रस्सी में वॉक करना पड़ता है। एक साइड पे है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड दूसरा साइड में है इन्फ्लेशन, राइट? इन्फ्लेशन। नाउ ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करोगे तो ग्रोथ में इंपैक्ट आएगा, अगर ज्यादा ग्रोथ में ध्यान दोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, है ना। ये दोनों चीजों का बीच में बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। नाउ ये इन्फ्लेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इन्फ्लेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े बड़े इकोनॉमीज है, इनफैक्ट बड़े बड़े सिविलाइजेशन है, एक एक कंट्री सिर्फ इन्फ्लेशन का वजह से डूब सकते हैं। अगर अमेरिका कोई भी बड़ा इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है तो एक ही रीजन है, वो क्या है मालूम है? वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इतना एक भयानक चीज है, ये एटम बम जैसा है। एक इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन इज लाइक ए एटम बम, इट कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैन यू गिव मी अ क्विक चेक गाइस? इज इट ओके? आर यू लाइकिंग इट? राइट। नाउ सेकंड थिंग, अभी हम लोग ने समझ दिया कि इकोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग को ये भी समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में हम लोग का इकोनॉमी बहुत अच्छा होने वाला है। यस और नो? तो वहां पे क्या होगा, सबसे बढ़िया रिटर्न कहां से आएगा? ऑब्वियसली इक्विटी से। नाउ नो डाउट मार्केट वोलेटाइल होएगा, मार्केट कभी ऊपर जाएगा, मार्केट कभी नीचे आएगा, मार्केट कभी ऊपर जाएगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मार्केट का जो दिशा है वो हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। ओके, सो यस, इक्विटी इज द एसेट क्लास दैट गिव्स यू द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। नाउ अभी द क्वेश्चन इज कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना थोड़ा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? क्योंकि वहां पे क्योंकि आपको स्टॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। बहुत लोग डर भी सकते हैं कि अरे भाई मैं फंडामेंटल एनालिसिस मुझे समझ में नहीं आता, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है मुझे समझ में नहीं आता, है कि नहीं। नो अगेन, किस भाव में खरीदना है उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट? टेक्निकल एनालिसिस। नाउ बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस मेरा पास सीखने के लिए अभी टाइम नहीं है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम है, तो उसका मतलब आप शेयर मार्केट में दूर रहोगे क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अभी देखिए, दो रास्ता होता है, टू वेज होता है। मैं आपको एक जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अभी मान लीजिए आपको एक जगह से एक दूसरा जगह जाना है। मान लीजिए आपको दिल्ली से मुंबई आना है। आपको दो तरीके से जा सकते हो, आप खुद गाड़ी चला के जा सकते हो, और सेकंड आप गाड़ी का पीछे का सीट में बैठ के भी जा सकते हो, और नहीं तो बस में भी बैठ के जा सकते हो, ट्रेन में भी बैठ के जा सकते हो। ये सुनो, लेकिन अगर खुद को गाड़ी चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी चलाना आना पड़ेगा आपको खुद को, और नहीं तो आप आराम से पैसेंजर बन के जा सकते हैं, राइट? तो इसके लिए आपका पास एक दूसरा एसेट क्लास है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन इक्विटी ऑल्सो, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड एक बहुत बढ़िया तरीका है। और सेकंड और एक तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ईटीएफ। यहां पे कितने लोगों को मालूम है कि ईटीएफ क्या है? ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है गाइस। ये आज का दिन में मैं आपको कहता हूं कि इंडिया में इतना तेजी से लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू नो, अमेरिका में इट हैज ऑलरेडी बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द स्टॉक मार्केट।
इसको कहता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाउ मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि अपार्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कि व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ए ईटीएफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फ्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो ईटीएफ होता है, ये जो म्यूचुअल फंड होता है, यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज करते हैं डाइवर्सिफिकेशन। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अभी देखिए कभी कभी लोग क्या करते हैं कि अगर आपको कन्विक्शन कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया, मान लीजिए मेरा पास 1 लाख रुपया ट्रेडिंग कैपिटल, 1 लाख रुपया कैपिटल है, एंड मुझे एक कंपनी अच्छा लगा, मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा करेगा, तो मैं क्या करता हूं, पूरा का पूरा 1 लाख रुपया वही कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं। नाउ ये अच्छा नहीं है। Whereas आपका पास 1 लाख रुपया कैपिटल है, 10,000 रुपया कैपिटल है, और आपका पास 10 करोड़ रुपया कैपिटल है, आपको हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डाइवर्सिफिकेशन, उसको फॉलो करना ही है। नहीं तो क्या होगा, आपको भयानक आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। आपने सुना होगा कि देखिए 2018 में देयर इज अ कंपनी कॉल, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, यस बैंक कंपनी ने सुना होगा, जेपी एसोसिएट, सुजलॉन जैसा कंपनी है, और बढ़िया बढ़िया कंपनी था। इवन इन द पास्ट ओल्ड डेज सत्यम कंप्यूटर्स बोल के कंपनीज था, उसका भी पहले बहुत सारा कंपनीज था जिसका मार्केट में बहुत रेपुटेशन था, एंड बहुत लोगों को लगा था कि ये जो कंपनीज है ना, आगे जाके बहुत बड़ा कंपनी होने वाला है। नाउ किसी ने भी अगर वो कंपनी में 100% उनका कैपिटल डाल दिया कन्विक्शन में आके, तो क्या हुआ, उसका कैपिटल कंप्लीटली वाइप आउट भी हो सकता है, राइट। सो इसका मतलब आप जितने भी बड़ा इन्वेस्टर हो, आप बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टर हो जहां पे करोड़ों रुपए आप इन्वेस्ट करते हो, और आप छोटा इन्वेस्टर हो जहां पे 10,000 और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो हमेशा याद रखना गाइस, डाइवर्सिफिकेशन इज योर ओनली वे इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इसके बिना आपको आगे जाना ही नहीं है इन द स्टॉक मार्केट और इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। डू यू गाइस एग्री विथ मी? कैन यू गिव मी अ क्विक चेक इन द चैट बॉक्स गाइस? डू यू एग्री विथ मी? तो यहां पे क्या होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच। ओके, जलीमार, संजय, अनिल, मेघना, वीरेंद्र, थैंक यू गाइस। ओके, यस, जमीलूर, ओके। नाउ आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है ना, वो किस तरीके से हो सकता है? आपका डाइवर्सिफिकेशन एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है कि कुछ पैसा आप डेट में लगाइए, है ना, डेट का मतलब बॉन्ड में लगाइए, थोड़ा ज्यादा नहीं, 10-15%। नाउ एक हिस्सा आप इक्विटी में लगाइए, 50-60% डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। कुछ पैसा आप गोल्ड में लगाइए, कमोडिटीज में लगाइए, कमोडिटीज का मतलब गोल्ड है। अभी देखिए आज से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खोल रहा है गवर्नमेंट का, 2022 का लास्ट इशू हो रहा है, तो गोल्ड इज वेरी गुड, राइट। सो यहां से आपको आप एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। एक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एसेट वाइज डाइवर्सिफिकेशन, वो आपका रिस्क कम कर देगा। सेकेंड इज इकोनॉमी वाइज डाइवर्सिफिकेशन, है ना, इंडिया, यूएस, अभी तो चाइना का नाम सुन के सबको गुस्सा आता है बट फिर भी मैं कह देता हूं कि जस्ट अब यूरोपियन, चलो चाइना को काटो और मान लीजिए यूरोपियन, राइट, यूरोपियन मार्केट, ओके, अदर एशियन मार्केट। तो आप कुछ पैसा आप इंडियन मार्केट में, मान लीजिए 90% ऑफ योर मनी यू पुट इन इंडियन मार्केट, 10% ऑफ द मनी यू पुट इन यूएस मार्केट, है ना, वो हो गया आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग इकोनॉमी में आप पैसा डाल रहे हो। नाउ तीसरा हो गया अलग अलग सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन, राइट। वो क्या हो गया कि आप थोड़ा पैसा बैंकिंग सेक्टर में लगाइए, थोड़ा पैसा फार्मा में लगाइए, इंफ्रा, मेटल, ऑटोमोबाइल्स, अलग अलग सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो। नाउ फाइनली स्टॉक वाइज डाइवर्सिफिकेशन, तो वहां पे क्या होता है, आप अलग अलग कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ऑटोबिंडो फार्मा, एल&टी, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक एक्सेट्रा, राइट। सो दिस इज व्हाट हो गया डाइवर्सिफिकेशन। नाउ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे, ओके, तो आप पहले फर्स्ट डिसीजन क्या लेना है आपको,
एसेट एलोकेशन। ठीक है विवेक जी, ग्रोमो ओके। नाउ अब जब कभी भी इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे ना, आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस तरीके से जाएंगे। ओके पहला हो गया आपको एसेट एलोकेशन। इसका मतलब आप किस तरीके से जो पुराना जो प्रीवियस वाला स्लाइड है, इसमें जिस तरीके से हम लोग एसेट एलोकेट कर रहा हूं, ठीक है, हम लोग कितना परसेंटेज गोल्ड में, कितना परसेंटेज इक्विटी में, सेक्टोरियल एसेट एलोकेशन, वो होता है आपका पहला डिसीजन, राइट। विवेक यादव, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है हमारी? ओके नाउ ये हो गया आपका एसेट एलोकेशन। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा एसेट क्लास में आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें और कौन सा सेक्टर्स में आपको कितना देना है। उसका बाद आ जाएगा, अगर आपने एक सेक्टर पकड़ लिया, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर पकड़ लिया, तो वहां पे कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करें, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी सिलेक्शन। ओके एंड फाइनली आपका मार्केट टाइमिंग। एक बार आपने सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लिया, देन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस टाइम में ये स्टॉक को खरीदे। नाउ लोग यूजुअली देखा जाता है कि लोग बहुत कम समय, ओनली 10% ऑफ द टाइम एसेट एलोकेशन के ऊपर सोच के स्पेंड करते हैं। ज्यादा टाइम एलोट ही नहीं करते हैं, स्पेंड ही नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है एसेट एलोकेशन के बारे में। हार्डली 10% ऑफ द टाइम लोग एफर्ट डालते हैं एसेट एलोकेशन के ऊपर, है ना। 60 to 70% एफर्ट कहां पे डालते हैं? सिक्योरिटी सिलेक्शन में। एंड 20 to 30% एफर्ट कहां पे डालते हैं? टाइमिंग में, कब खरीदूं ये स्टॉक को। ओके नाउ रिसर्च ये दिखाते हैं कि आपका 92% रिटर्न कहां से आता है? वो आता है सही एसेट एलोकेशन से। 92% आपका रिटर्न कहां से आता है? ओनली फ्रॉम एसेट एलोकेशन। जहां पे सबसे कम टाइम स्पेंड किया जाता है, वहीं से आपका रिटर्न का ऊपर इंपैक्ट सबसे ज्यादा आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पे आप 60 to 70% टाइम बिताते हो, एफर्ट डालते हो, उसका जो इंपैक्ट है रिटर्न का ऊपर, वो लेस देन 5% है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जहां पे आप 20 to 30% एफर्ट लगाते हो, वहां पे लेस देन 2% रिटर्न का ऊपर आपका इंपैक्ट है। अभी समझ में आ गया आपको? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी एग्जांपल दिखाने वाला हूं। नाउ ये जो एग्जांपल है ना, ये बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है। ओके नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये है 1 अप्रैल 2012 का। नाउ अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता, 1 लाख रुपया कब? 2012 में 1 अप्रैल में। वहां पे आपने निफ्टी 50, मान लीजिए कोई भी ईटीएफ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एफडी का इंडेक्स फंड हो गया, आपने 25,000 राइट, आपने 25,000 रुपीज निफ्टी 50 स्टॉक्स का ऊपर इन्वेस्ट किया होता। नाउ N100 क्या होता है? ये होता है नेस्डेक का, यूएस का फंड होता है। नेस्डेक 100 के ईटीएफ है, ये यूएस का फंड होता है ना। वहां पे आपने 25,000 रुपया 25% वहां पे लगाया होता। गोल्ड में आपने 25% लगाया होता। ओके और लिक्विड बॉन्ड में आपने 25% लिखा होता। आपने इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनाया होता, है ना। कहां पे? आपने निफ्टी 50 वाला जो स्टॉक्स है और निफ्टी 50 इंडेक्स में आपने 25% लगाया, N100 में आपने 25% लगाया, गोल्ड बेस में आपने 25% लगाया, एंड देन बॉन्ड्स में और लिक्विड फंड्स में आपने 25% लगाया। एंड टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, राइट। नाउ 2019 में आपका इसका वैल्यू कितना हो गया होता? 2,92,000 रुपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2,92,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट हो गया होता, क्योंकि जो आपने निफ्टी 50 में लगाया होता वो इतना हो गया होता, 25,052। जो N100 में लगाया हुआ होता वो इतना हो गया होता, और ये इतना हो गया। That's a very good return, almost 200% return that you have got, isn't it? बहुत बढ़िया रिटर्न हो गया। Now 31st December 2019,
नाउ डू यू नो 2020 जनवरी में क्या हुआ, फरवरी मार्च में क्या हुआ 2020 में? हम लोग का कोरोना आ गया। डू यू नो दैट? जैसे कोरोना आया तो मार्केट में क्या हुआ था? मार्केट में क्रैश हो गया था, इतना भयंकर क्रैश हो गया था मार्केट में। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है 2000 देखिए 21 31 मार्च क्रैश होने का बाद, राइट, आपका पोर्टफोलियो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कंप्लीटली उसी का पोर्टफोलियो इतना ही रहा, राइट। सो दैट इज व्हाई ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जहर अली कह रहा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और तेजिन जहर अली नहीं कि ठाकुर सेडा जी, राइट। नाउ लेट मी आस्क यू गाइस, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्या जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं? कैन यू गिव मी क्विक चेक इन द चैट बॉक्स? आर यू विथ मी? कैन यू गिव मी अ स्मॉल फीडबैक? मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, अगर समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो मैं इजी कर दूंगा। ओके नहीं सर, यस रुपेश कुमार पांडे कर रहे आज मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। वीरेंद्र, विवेक, सुबोध थोड़ा, ओके सुबोध को थोड़ा आ रहा है। आशा देवी को यस सर, आशा देवी वेरी गुड। नाउ देखिए मैं एकदम सिंपल तरीके से ये चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। सो जहर अली कह रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। अमरीक सिंह जी को समझ में आ रहे हैं? ओके वेरी गुड। तो मैं क्या कह रहा हूं जहर अली जी कि जब आप पैसा डालोगे ना तो आपको ये डाइवर्सिफाई, अभी देखो ठीक है, अगर हम लोग को प्रैक्टिकली डाइवर्सिफाई नहीं करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बहुत ब्यूटीफुल हम लोग का पास इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? हम लोग का पास म्यूचुअल फंड बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपका रास्ता तीन रास्ता है आपका सामने। एक रास्ता क्या होता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप डीमैट अकाउंट खोल लीजिए, राइट, डीमैट अकाउंट खोल लीजिए और सीधा डायरेक्टली आप स्टॉक खरीदिए। जयराली जी समझ में आ रहा है अभी, है ना? आपको कोई भी जो पसंद वाला स्टॉक है, वेरी गुड, जो पसंद वाला स्टॉक है आप खरीद लीजिए, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्टली शेयर्स आपको करना। आपको करना क्या है? आपको पेटीएम मनी में जाके एक पेटीएम मनी में जाके आपको एक अकाउंट ओपन करना है, उसका ऐप डाउनलोड करना है और आपको कोई भी स्टॉक्स खरीदना है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पे कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा स्टॉक खरीदे, है ना। सो दूसरा एक रेडीमेड मेथड कौन सा है? म्यूचुअल फंड। अभी म्यूचुअल फंड सब लोग को मालूम है? कितने लोगों को म्यूचुअल फंड मालूम है? कैन यू गिव मी यस अगर आपको समझ में आता है म्यूचुअल फंड? प्लीज से यस। ओके वेरी गुड, म्यूचुअल फंड सबको समझ में आता है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत, सुबोध, रुपेश, वेरी गुड, सबको समझ में आता है, राइट। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, म्यूचुअल फंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका होता है। तो हम लोग जितने भी डिस्कस किया था, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, है ना, जो एसेट एलोकेशन, ये सब कुछ म्यूचुअल फंड पूरा डायरेक्टली आपको सोल्व कर देते हैं। आपको करना क्या है? सिंपली जाके म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदना है ना। अभी मैं आपको बताऊं म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड क्या होता है? जैसे आशा देवी जी, जैसे कंपनीज होता है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होता है, ठीक है। बैंक्स होता है ना, उनका एएमसीज होता है। तो उन लोग क्या करते हैं? जो पब्लिक से पैसा उठाते हैं और वो पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कहां पे? वो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। जैसे वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जैसे मार्केट ऊपर जाते हैं, ये पैसा भी ऊपर जाता है, यू नो, जितना पैसा पब्लिक ने दिया था वो पैसा भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और देन वो जो बढ़ा हुआ प्रॉफिट है वो दोबारा इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे देते हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। बहुत सिंपल आसान तरीके में इसको कहता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट्स होता है ना, जहां पे बहुत, जिसको सब कुछ मालूम है,
वो एनालिसिस करते रहता है, वो रिसर्च करते रहता है। उनको मालूम है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, उनको मालूम है कि कौन सा कंपनीज अच्छे करने वाले हैं, है ना। वो रिसर्च कॉन्स्टेंटली करते रहता है, एंड वो रिसर्च करके जब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उन लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो एक तरीका हो गया आपको म्यूचुअल फंड। नाउ सेकेंड एक तरीका क्या हो गया, ईटीएफ। नाउ ईटीएफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। वो भी म्यूचुअल फंड जैसा ही है, आपको सिंपल लैंग्वेज में मुझे समझाना है। तो ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड जैसा ही है, लेकिन ईटीएफ का और एक एडिशनल सुविधा है, एडवांटेज है। क्या है कि आप ईटीएफ को भी स्टॉक जैसा ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये भी डाइवर्सिफाइड है, ईटीएफ भी डाइवर्सिफाइड है। ईटीएफ भी बहुत अच्छा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप ईटीएफ को मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ओके, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट तरीका होता है कि ओके, किसी ने पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सर प्लीज फुल फॉर्म ऑफ ईटीएफ। ओके, वेरी गुड, ये पूछ रहे हैं मुझे संजय जी। संजय जी, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, राइट। ये जो फंड वर्ड आया है ना, वो फंड आया है म्यूचुअल फंड से, और एक्सचेंज ट्रेडेड जो आया है ना, ये आया है कि स्टॉक्स मार्केट से, क्योंकि जो डायरेक्टली शेयर्स होता है ना, ये भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है। तो वही डायरेक्ट शेयर्स जैसा ईटीएफ भी एक्सचेंज में ट्रेड होता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड जैसा है। ओके, आई होप संजय जी इट्स क्लियर टू यू नाउ। ओके, सो नाउ फटक से हम लोग देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओके, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को एक सही म्यूचुअल फंड हम लोग कैसे चूज करें। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड बहुत अलग अलग तरीके का म्यूचुअल फंड है। कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप है, सेक्टोरियल है ना। तो अलग अलग तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, मैं आपको ब्रॉडली समझा देता हूं। एक म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी एमएफ। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब यह होता है कि ये जो फंड होता है ना, ये सिंपली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ कमाना है, आपको स्टॉक मार्केट में आपको वेल्थ बनाना है, तो आपको कहां इन्वेस्ट करना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके ऊपर भी जैसे डेट म्यूचुअल फंड है ना, डेट म्यूचुअल फंड है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो डेट में भी इन्वेस्ट करता है और इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन अगर आपको इक्विटी का पावर एंजॉय करना है, इक्विटी का ग्रोथ एंजॉय करना है, तो आपको कौन सा जहरा लीजिए, कहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, नाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे लार्ज कैप का मतलब ये इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है ना, वो बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो मार्केट में टॉप 100 मार्केट कैप कंपनीज है वहां पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सेकंड हो गया मिड कैप है ना, ऐसे 100 to 200, यस एब्सोल्युटली अनिल, राइट। एंड थर्ड हो गया स्मॉल कैप। नाउ इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अभी देखिए, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है। लार्ज कैप कौन सा कंपनी होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे टाटा हो गया, है ना, जैसे इन्फोसिस जैसा कंपनीज हो गया, टीसीएस हो गया। ये सब कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है। नाउ बिकॉज ये कंपनीज बहुत बड़ा है, लोग बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, नाउ मिड कैप कंपनीज थोड़ा छोटा होता है ना, और स्मॉल कैप कंपनीज बहुत ही छोटा होता है। अभी देखिए, समुद्र में आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, आप समुद्र में जा रहे हो। ओके, नाउ आपका पास एक बहुत बड़ा शिप है, जिसको हम कहते हैं क्रूज शिप, है ना, ये बहुत बड़ा शिप है। नाउ छोटा है, एक थोड़ा छोटा सा बोट है। नाउ आप मुझे बताइए, जब समुद्र में भयंकर तूफान आते हैं, कौन सेफ रहता है, वो बड़े बड़े शिप सेफ रहता है,
और ये छोटा छोटा बोट सेफ रहता है। हमेशा जो बड़े बड़े क्रूज शिप होता है, बड़े बड़े शिप्स होता है, वो हमेशा सेफ रहता है। लेकिन ये जो छोटा शिप्स है ना, उनका स्पीड ज्यादा होता है, वो थोड़ा ज्यादा तेजी से जा सकता है, क्योंकि ये बड़े बड़े शिप्स बहुत बड़ा है, इन लोग इतना तेजी से नहीं जा सकता है ना। और एक शिप होता है जिसको कहता है स्पीड बोट। आपने देखा होगा, अगर मुंबई में आया होगा तो गेटवे ऑफ इंडिया में जाओगे तो आपको स्पीड बोट दिखाई देगा। वो एकदम छोटा छोटा बोट होता है, लेकिन वो बहुत तेजी से जाते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ भी उथल पुथल हो गया समुद्र में, इन लोग ज्यादा टिक नहीं पाएगा। तो सिमिलरली इकोनॉमी में हम लोग का जो मार्केट में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली उथल पुथल होते रहता है। तो जब मार्केट में ऐसे उथल पुथल होता है, सो कौन सा कंपनीज, ये जो लार्ज क्रूज शिप होता है ना, दीज आर लाइक लार्ज कैप कंपनीज, ठीक है। ये छोटा बोट होता है, दीज आर लाइक मिड कैप कंपनीज। एंड जो स्पीड बोट होता है ना, ये होता है स्मॉल कैप कंपनीज, राइट। साउंड्स गुड गाइस। इसका मतलब ये बहुत तेजी से जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम ये समुद्र में बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, उसका गारंटी कम होता है, क्योंकि उनका पास सेफ्टी कम होता है। नाउ सिमिलरली ये जो बड़े बड़े क्रूज शिप होता है, उन लोग धीरे धीरे चलता है, लेकिन उनका पास बहुत सेफ्टी रहता है, ठीक है। सो अगर आपको सेफ्टी चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपको ग्रोथ भी चाहिए, तो आप हमेशा लार्ज कैप चूज कर सकते हो, और आपको स्मॉल कैप का चूज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ इकोनॉमी अब बहुत तेजी से मूव होने वाला है, एंड स्मॉल कैप कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग, तो आप छोटा स्मॉल कैप सेक्टर्स में हमेशा चूज कर सकते हो। तो वहां पे रिस्क क्या है कि बाय चांस इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये जो छोटा कंपनीज है उन लोग टिक नहीं पाएंगे, जस्ट लाइक स्पीड बोट। ओके, सो ये होता है। तो हम लोग को ये होता है, आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड। ओके, नाउ आप कैसे चूज करोगे? कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करोगे तो पहले आपको कंपनी देखना पड़ेगा, कौन सा कंपनी का म्यूचुअल फंड है। आईसीआईसीआई का है ना, आईसीआईसीआई, एक्सिस का, ओके, एचडीएफसी का, ये बहुत सारे रेपुटेड कंपनीज हैं। तो आप किसका म्यूचुअल फंड है ये भी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ना, वो कहां पे इन्वेस्ट करना है। यस, एक्सिट ब्लू चिप फंड आके अनिल ने कहा है। नाउ पास्ट परफॉर्मेंस कितना दिया है ये कंपनी ने। वो जो पर्टिकुलर फंड आप चूज करोगे ना, वो 5-10 में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 इयर्स में, 10 इयर्स में किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फाइनली जाके आपको क्या देखना है, रेटिंग देखना है। तो हमेशा आपको जिसका सबसे टॉप रेटिंग होता है वहीं पे आपको बेसिकली इन्वेस्ट करना है। हालांकि ये थोड़ा ट्रिकी है कि देखिए, ऐसे 4 स्टार रेटिंग भी अच्छा होता है कि ऑल द टाइम कोई भी म्यूचुअल फंड 5 स्टार रेटिंग में नहीं भी रह सकते हैं। तो इसीलिए, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आप क्या देखोगे, रेटिंग देखोगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे, वो म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखोगे, और किस कंपनी ने वो म्यूचुअल फंड को फ्लोट किया है वो देखोगे। एंड उसका बाद क्या देखोगे, फंड मैनेजर को देखोगे। ये फंड मैनेजर कितने एक्सपर्ट है, उन्होंने पास्ट में कितना ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस किए हैं। कोई कोई फंड मैनेजर होता है चैंपियन होता है, जैसे हम लोग का आजकल सचिन तेंदुलकर जैसा होता है। मतलब वो जिस फंड में वो जाएंगे वहीं पे अंधाधुंध रिटर्न देना चालू कर देंगे, है ना। तो वो फंड मैनेजर का वजह से भी काफी लोग जाके वो फंड में इन्वेस्ट करता है। तो आपको भी देखना चाहिए कि अगर फंड मैनेजर, हालांकि आज ये प्रोसेस बहुत प्रोसेस ड्रिवन हो गया है ना, एक सिस्टम ड्रिवन हो गया, बट फिर भी फंड मैनेजर को देखते हैं। नो, फंड स्टाइल एग्रेसिव है। कोई कोई फंड बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, राइट, एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव फंड में क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। आपको किस तरीके का फंड में इन्वेस्ट करना है, और मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, किस तरीके का फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्कोमीटर। ये फंड का रिस्क कितना है वो भी आपको देखना है।
एंड थर्ड इज द एक्सपेंस रेशियो, कि देखिए हर कंपनी कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसका मतलब देखिए मैं क्या कर रहा था कि हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक टीम होता है जो आपका पैसा मैनेज करता है, लेकिन फंड मैनेजर होता है, रिसर्च एनालिस्ट होता है, वहां पे बहुत सारा अकाउंटिंग का लोग होता है, ऑपरेशंस का लोग होता है, उसका भी खर्चा होता है ना। उनका पैसा कहां से निकलते हैं, जो आप पैसा फंड को देते हो, वहीं से एक छोटा सा परसेंटेज निकाल के वहां पे वो खर्च करता है। तो आपको देखना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो कितना पैसा खर्च करता है। अगर ज्यादा होता है, मान लीजिए 2%, बहुत ज्यादा है 2%, है ना, 1% बेटर देन 2%, 0.5% बेटर देन 1%, isn't it? क्योंकि इसका ऊपर आपका फ्यूचर्स का ग्रोथ बहुत डिपेंड करता है एक्सपेंस रेशियो का ऊपर। अभी देखिए मैं आपको ये इंपैक्ट दिखाया हूं, ये देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ अ लंप सम ऑफ 1 लाख रुपीज एट 12% इन टर्म 30 years। अगर आपने 1 लाख रुपया 30 साल के लिए 12% में इन्वेस्ट किया होता, अगर ये है आपका अलग अलग इंपैक्ट कॉस्ट, राइट, अगर सॉरी एक्सपेंस रेशियो, अगर 3% एक्सपेंस रेशियो है तो वो पैसा कितना बन जाता, सिर्फ 13,26,000 बन जाता। अगर एक्सपेंस रेशियो 2% है तो इससे ज्यादा 17,44,940 बन जाता। अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है तो 22,89,892 बन जाता। आपको समझ में आ रहा है कि देखिए 1% का इंपैक्ट कॉस्ट में आपका रिटर्न का ऊपर कितना फर्क लाते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपका 1% सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। ओके, इंपैक्ट कॉस्ट कितना, एक्सपेंस रेशियो कितना है फंड का, ये क्योंकि अल्टीमेटली उसका ऊपर डिपेंड करके वेदर आपको 22 लाख रुपया मिलने वाला है, 13 लाख रुपया मिलने वाला है और 17 लाख रुपया मिलने वाला है। ये डिपेंड करता है आपका एक्सपेंस रेशियो का ऊपर, कितना फंड खर्च करता है। आर यू गाइस विथ मी? आर यू एंजॉयिंग द सेशन गाइस? कैन यू गिव मी अ क्विक चेक इन द चैट बॉक्स? ओके, थैंक यू रूपेश। ओके प्रशांत, थैंक यू। ओके अनिल, वीरेंद्र, वेरी गुड, है ना? ओके वंडरफुल। ओके नाउ अभी हम लोग और एक फटाफट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का ऊपर चले जाते हैं। ओके, अगर आपको डायरेक्ट एक टॉपिक, ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट चले जाते हैं हम लोग ईटीएफ के ऊपर, ईटीएफ इन्वेस्टिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग। ओके नाउ ईटीएफ इन्वेस्टिंग है क्या? अभी देखिए हम लोग ने डायरेक्ट स्टॉक समझ लिया, डायरेक्ट स्टॉक समझ लिया। डायरेक्ट स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली शेयर बाजार में जाके, मार्केट में जाके स्टॉक्स खरीद लो, जैसे रिलायंस हो गया, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, है ना, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, टीसीएस हो गया, आप सीधा मार्केट में जाके ये सब स्टॉक खरीद लो। अगर ये कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ओके सो गाइस, ओके राइट नाउ फॉर मी यूज मी ETF इज बेस्ट। दुर्गेश कह रहा है कि ETF इज बेस्ट, एब्सोल्युटली, है ना। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? म्यूचुअल फंड है कि नहीं? क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, सबके लिए सही है। आपका जितना भी इनकम है, आपका जितना भी रिस्क प्रोफाइल है ना, सबके लिए क्या है? म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है। और आजकल में और एक नया प्रोडक्ट निकाल ये है, दैट इज कॉल्ड ETF, राइट। ETF का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी म्यूचुअल फंड जैसे ही है, लेकिन वो थोड़ा हटके है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज ETF। ओके नाउ ETF फंड्स कलेक्टेड बाय, सेम इज द केस जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, ETF भी पैसा आपका इन्वेस्टर से उठाते हैं और वो पैसा ETF ट्राई टू फॉलो एक इंडेक्स में। ये एक काइंड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपका निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में क्या है? सबसे बढ़िया 50 कंपनीज हैं, यस और नो, ऑन द
जो हम लोग का एक्सचेंज सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। जो बढ़िया बढ़िया 50 कंपनीज है उनको सिलेक्ट करके निफ्टी 50 में डाल देते हैं, ठीक है। सो ईटीएफ क्या करता है, ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। नाउ एक हो गया निफ्टी का इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स क्या हो गया, सेंसेक्स। सेंसेक्स में कितना स्टॉक है, 30 स्टॉक्स है। और जैसे आप 30 स्टॉक्स में, सेंसेक्स का ये 30 स्टॉक सबसे बढ़िया स्टॉक्स है ना। और जैसे आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दोगे, इसका मतलब ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया आपका कोई बैंकिंग स्टॉक्स में हो गया, कोई मेटल स्टॉक्स में हो गया, कोई ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में हो गया, कोई आईटी स्टॉक्स में हो गया, तो आपका ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो गया। ये सुनो, देन हम लोग का स्मॉल मिड कैप का ईटीएफ है। ओके, यस, आप सिप भी कर सकते हो रुपेश कुमार जी, है ना। नाउ सेकंड इज, अभी क्या करता है, जैसे आप ईटीएफ में मान लीजिए निफ्टी 50 का ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा, वो फंड क्या करेगा, ईटीएफ क्या करेगा, वो निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स है ना, उस 50 स्टॉक्स को ऊपर इन्वेस्ट कर देगा। जितने लोगों ने वो ईटीएफ में, ईटीएफ का नाम क्या है, निफ्टी 50 ईटीएफ, ठीक है। सो जैसे आपने निफ्टी 50 का ईटीएफ का ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो वो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो पैसा, ये जो 50 कंपनीज है ना, उस 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। और किस हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट तरीके से। अभी देखिए निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। नाउ ये 50 कंपनीज का जो वेटेज है वो अलग अलग रेशियो से है। किसी का 9% है, किसी का 8% है, किसी का 7% है, किसी का 1% है, किसी का 0.5% है। यस, अलग अलग निफ्टी 50 कंपनीज का निफ्टी 50 में वेटेज है। और ये जो ईटीएफ है ना, निफ्टी 50 वाला ईटीएफ, उसी प्रोपोर्शन में निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। थोड़ा ट्रिकी है, बट आप मुझे क्विकली एक बार बता दीजिए चेक बॉक्स में जाके कि इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईटीएफ इज क्लियर टू यू। वेरी गुड। डू यू बेनिफिट फ्रॉम डिविडेंड? यस, एब्सोल्युटली राइट। You get the benefit from dividend and bonus also, अमरीक जी, है ना। तो ओके, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ ये हो गया आपका ETF, ठीक है। नाउ अभी देखिए, होल्डर ऑफ ETF गेट्स एक्सपोजर सिमिलर टू द बाइंग शेयर्स ऑफ द इंडेक्स। नाउ एडवांटेज ETF का क्या है? नाउ म्यूचुअल फंड से ETF कैसे अलग है? अभी देखिए, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, मान लीजिए वो भी निफ्टी 50 का ऊपर ही है, निफ्टी 50 का ऊपर ही है। नाउ अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे, ये इंडेक्स फंड, और एक है ETF, किसका? निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 का ETF। ये दोनों का फर्क क्या है? एक है म्यूचुअल फंड है जो निफ्टी 50 का ऊपर है, और एक है ETF है जो निफ्टी 50 का ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों का फर्क क्या है? नाउ जो इंडेक्स फंड होता है ना, उसका जो NAV होता है, हर म्यूचुअल फंड का क्या होता है? NAV, इसका मतलब नेट एसेट वैल्यू, है ना। वो हमेशा एंड ऑफ द डे में कैलकुलेट होता है। तो अगर आपको खरीदना है तो आपको AMC को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको पेटीएम मनी का वेबसाइट में आने पड़ेगा, और वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको म्यूचुअल फंड मिलेगा, ठीक है। नाउ ये जो NAV होता है ना, ये हमेशा एंड ऑफ द डे कैलकुलेट होता है, ओके। बट ETF में क्या होता है? ETF लाइव मार्केट में ट्रेडिंग होता है। ETF का लाइव मार्केट में ट्रेडिंग होता है। तो इसका मतलब, मान लीजिए दिन का किसी भी टाइम पे अगर आपको लगा कि मार्केट बहुत नीचे आ गया है और आपको उसका एडवांटेज लेना है, तो आप दिन का किसी भी टाइम में आप खरीद सकते हो। ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि आपको सीधा दिखाई देगा कि हाँ भाई, इस भाव में मेरा ETF खरीद गया है, ओके। सो इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड लाइक ए स्टॉक इन द एक्सचेंज, ठीक है। आप मार्केट में ऑर्डर डाल के ले सकते हो, राइट। आप इवन एक यूनिट भी खरीद सकते हो। अभी देखिए प्रैक्टिकली एडवांटेज क्या है। अगर आपको एक यूनिट खरीदना है तो आप वो भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। नाउ बाय एंड सेल इन द रियल टाइम डिलीवरी। आपको क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लोअर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है,
म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? 2% होता है, 1.5% होता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। 2% तो बहुत ही ज्यादा है, किसी किसी का होता भी है 1.5%, इवन 1% बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है ना। अभी देखिए ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है? 0.001, 0.001, सॉरी यहां से आ गया, 0.01% टू 0.07%। बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है, राइट? बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। तो ये एडवांटेज है। इवन आपका इंडेक्स का, म्यूचुअल फंड का भी एक्सपेंस रेशियो कम है, लेकिन ईटीएफ में और भी कम है एक्सपेंस रेशियो। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ अभी देखिए यहां पे क्या होना चाहिए। नाउ आपका माइंड में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुझे करना क्या है, मुझे म्यूचुअल फंड लेना है और ईटीएफ लेना है, आपको कौन सा लेना है? राइट, द आंसर इज वेरी सिंपल। तो अगर आपका पास ईटीएफ के लिए आपको क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट चाहिए एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए,